काबुल से निकली बाबर की फौज को दिल्ली फतह करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। बाबर पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर हिंदुस्तान का बादशाह तो बन गया था, लेकिन हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का विस्तार उसके लिए अभी इतना आसान नहीं था। इसके लिए अभी और खून बहना बाकी था। हिंदुस्तान में अभी दो ताकतें बाबर से लोहा लेने को बेताब थीं। इनमें थे मेवाड़ के राणा सांगा और अफगान। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत को फैलाया। शुरू करते हैं अफगानों से। अफगानों के दो गुट थे। पहला पश्चिमी अफगान गुट, जो पंजाब से लेकर अवध तक फैले अफगानों का एक संगठन था। इसका मकसद था दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी को बैठाकर दिल्ली सल्तनत को बरकरार रखना। और दूसरा गुट था पूर्वी अफगान गुट, जो अवध से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था और बाबर से जंग के लिए पूरी तरह से तैयार था। और तीसरा गुट था राजपूतों का, जिसके सरदार थे मेवाड़ के राणा सांगा। राणा सांगा ये समझते थे कि बाबर भी अमीर तैमूर की तरह लूट मारकर वापस चला जाएगा और इसका फ़ायदा उठाकर वह दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेंगे। राणा सांगा ने भी बाबर को हिंदुस्तान आने का न्योता भेजा था और इब्राहिम लोदी के खिलाफ जंग में सहयोग करने का भरोसा भी दिलाया था, लेकिन राणा सांगा ने पानीपत की लड़ाई में किसी का साथ नहीं दिया। अब जबकि बाबर ने हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रख दी और यहीं रहने का मन बना लिया, तो राणा सांगा ने भी बाबर के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। बाबर भी राणा सांगा को पानीपत में साथ ना देने का दोषी मानता था, तो अब बाबर और राणा सांगा के बीच जंग होनी तय थी। लेकिन बाबर की नज़र में राजपूतों से पहले पश्चिमी अफगान गुट का सफाया जरूरी था। ये बाबर के लिए इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि इसका पहला और सबसे मजबूत मोर्चा तो 1526 में पानीपत में ही ढह गया था। अब इसकी एक टुकड़ी आगरा और जयपुर के बीच बयाना में थी, जो अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। इसे राणा सांगा से मदद की दरकार थी। दूसरी टुकड़ी आगरा में थी, जिसे हुमायूं ने पहले ही फतेह कर लिया था। तीसरी टुकड़ी आगरा से दक्षिण में चंबल नदी पार ग्वालियर के मजबूत किले में मौजूद थी और चौथी टुकड़ी मुरादाबाद के पास संभल में मौजूद थी। बाबर ने सबसे पहले संभल में अपनी फौज भेजी, जिसने संभल फतह कर लिया। संभल के फतह होते ही आज का रोहिलखंड कहलाने वाला सारा इलाका अब बाबर के कब्जे में आ गया। इसके बाद बाबर की फौज ने ग्वालियर को भी फतह कर लिया। अब बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को भेजकर अवध, जौनपुर, बनारस और कलिंजर को भी जीतकर अपनी सल्तनत में मिला लिया। दूसरी तरफ संभल के बाद बाबर की फौज ने धौलपुर और इटावा को भी फतेह कर लिया। हिंदुस्तान में तेजी से पैर पसारती मुगल फौज जब 1527 की फरवरी में बयाना पहुंची, तो यहां उसे राणा सांगा और अफगानों के संयुक्त मोर्चे से हार कर वापस लौटना पड़ा। बाबर इस वक्त आगरा में बैठकर हुमायूं के वापस लौटने की राह देख रहा था। राणा सांगा ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाबर के खिलाफ जंग के लिए इसी समय को चुना। इस जंग में लोदी खानदान के कई पुराने वफादार अफगान उमरा भी राणा सांगा के साथ जा मिले। जब बाबर को इस मोर्चे की खबर मिली, तो उसने राणा सांगा से मुकाबला करने के लिए नई तोपें तैयार करने का हुक्म दिया। जल्द ही बाबर के तोपची अली कुली ने एक ऐसी तोप तैयार कर ली जो 600 फीट तक गोला फेंक सकती थी। बाबर ने अली कुली से खुश होकर उसे तोहफे में हीरे से जड़ा खंजर और शाही लिबास दिया। अब बाबर मुकाबले के लिए निकला, तो उसके पास 50 तोपें और 20,000 के करीब फौजी लश्कर मौजूद था। लेकिन राणा सांगा के संयुक्त मोर्चे की खबर सुनकर बाबर के फौजियों का मनोबल गिरने लगा। अपने फौजियों को निराश होता देख बाबर ने उसी वक्त शराब के बर्तन तोड़ दिए और कभी शराब न पीने की कसम खाई। मुगल फौज के पास शराब से लदी ऊँटों की कतारें मौजूद थीं। बाबर ने शराब में नमक डलवाकर उसका सिरका बनवा दिया। इसके अलावा उसने कभी दाढ़ी ना मुड़ाने का अहद किया और मुसलमानों से कर ना लेने का भी ऐलान कर दिया।
16 मार्च सन 1527 में फतेहपुर सीकरी से कुछ दूरी पर खानवा में बाबर और राणा सांगा के बीच जोरदार टक्कर हुई। बाबर ने पानीपत वाली ही जंगी हिकमत अमली यहाँ भी इख्तियार की। इस जंग में राजपूतों का पूरा मोर्चा ढह गया। बाबर की तोपों और बंदूकों के आगे राजपूती तेवर, तीर और तलवार नहीं टिक सके। इस लड़ाई में राणा सांगा बुरी तरह से जख्मी हुए और उन्हें बेहोशी की हालत में मैदान जंग से बाहर ले जाना पड़ा। मौका देखकर राणा सांगा का दाहिना हाथ कहा जाने वाला मेदिनी राय भी अपनी राजधानी चंदेरी लौट आया और बाबर से दोबारा जंग की तैयारी शुरू कर दी। इस इलाके में पानी और खुराक की सप्लाई के बगैर जंग बहुत मुश्किल थी, इसलिए बाबर ने भी किसी का पीछा नहीं किया और आगरा वापस लौट गया। खानवा में राजपूतों को मुगलों से मिली इस हार के बाद तारीख में राजपूत फिर कभी इस पैमाने पर एकजुट नहीं हो पाए। राणा सांगा बाबर को दोबारा चुनौती देने की तैयारी में थे, लेकिन अगले ही साल 30 जनवरी 1528 को उन्हें जहर दे दिया गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। राणा सांगा के खत्म होते ही बाबर की राह की एक बड़ी रुकावट दूर हो गई। इसके बाद बाबर ने 20 जनवरी सन 1528 में ग्वालियर होते हुए चंदेरी में बैठे मेदिनी राय पर हमला कर दिया। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था। वह मालवा और राजपुताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने इससे पहले अपनी फौज को चंदेरी पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें राजपूतों से हार कर वापस लौटना पड़ा था। इसलिए बाबर ने इस बार अपनी फौज की कमान खुद संभाली। जंग से पहले बाबर ने मेदिनी राय को ये पैगाम भेजा कि अगर वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। लेकिन मेदिनी राय ने बाबर की इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसके बाद बाबर और मेदिनी राय के बीच भीषण जंग लड़ी गई। इस जंग में मेदिनी राय लड़ते हुए मारा गया और राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया। बाबर के मुताबिक उसने तोपखाने की मदद से एक ही घंटे में चंदेरी पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उन्हें हुक्म दिया कि वह 20 लाख रुपए हर साल शाही खजाने में जमा करें। मेदिनी राय के खात्मे के बाद अब हिंदुस्तान में बाबर को चुनौती देने के लिए पूर्व में अफगान ही बचे थे। पानीपत की लड़ाई के बाद महमूद लोदी ने बिहार पहुंचकर अपनी क़यादत में 1 लाख की फ़ौज तैयार कर ली। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर हमला कर चुनार तक का इलाका फतह कर लिया। अब बाबर अपने आखिरी दुश्मन को शिकस्त देने जनवरी 1529 में आगरा से रवाना हुआ। बहुत से अफगान सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। बाबर ने अवध होते हुए फरवरी सन 1529 में घाघरा नदी के किनारे डेरा डाला। ऐसा कहा जाता है कि इसी दौरान बाबर के हुक्म पर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर करवाई थी। अब बाबर महमूद लोदी की क़यादत में इकट्ठा हुई अफगानों की मुख्य सेना को शिकस्त देने अवध से आगे बढ़ा। अफगानों की संयुक्त फौज को बंगाल सुल्तान नुसरत शाह और बिहार के शासक जलालुद्दीन लोहानी, जिसका संरक्षक था मुस्तकबिल का बादशाह हिंदुस्तान शेर शाह सूरी, इनकी भी हिमायत हासिल थी। ये फौज गंगा नदी के पूर्वी तट पर बाबर का इंतज़ार कर रही थी। 6 मई 1529 को उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पर घाघरा नदी के किनारे बाबर और अफगानों के बीच भीषण जंग लड़ी गई। इस लड़ाई में तोपों, बंदूकों के अलावा नावों का भी भरपूर इस्तेमाल किया गया। लड़ाई में अफगानों की बुरी तरह से हार हुई। जंग के बाद महमूद लोदी ने भागकर बंगाल में पनाह ली। बाबर और बंगाल सुल्तान नुसरत शाह के बीच संधि हो गई। नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों और बाबर के किसी भी दुश्मन को पनाह न देने का वादा किया। शेर खान की कोशिशों से बाबर ने बिहार के शासक जलालुद्दीन लोहानी की रियासत के कुछ हिस्सों को लेकर और उससे अपनी अधीनता स्वीकार करवाकर उसे प्रशासक के रूप में बना रहने दिया। बाबर शेर शाह सूरी से बहुत मुतासिर हुआ। तब उसे अंदाज़ा भी नहीं रहा होगा कि यही शेर शाह सूरी आने वाले समय में उसके बेटे हुमायूं को हिंदुस्तान से खदेड़ देगा। अब बाबर का साम्राज्य काबुल और कंधार से लेकर बिहार तक फैला हुआ था। घाघरा की लड़ाई बाबर की ज़िंदगी की आखिरी लड़ाई थी।
इस लड़ाई के 1.5 साल बाद ही बाबर की मौत हो गई। बाबर अपने आखिरी समय में काबुल जाना चाहता था, लेकिन हुमायूं की बीमारी के कारण ये मुमकिन नहीं हो सका। हुमायूं की लगातार बढ़ती बीमारी को देखकर बाबर ने खुदा से हुमायूं को सेहतयाब करने और उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की दुआ मांगी। इसके कुछ दिनों बाद ही बाबर की तबीयत बिगड़ने लगी। 23 दिसंबर 1530 को बाबर ने हुमायूं को अपना जानशीन मुकर्रर किया। इसके 3 दिनों बाद ही 26 दिसंबर 1530 को महज 48 बरस की उम्र में आगरा में ही उसकी मौत हो गई। बाबर की ख्वाहिश थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले तो उसे आगरा के आराम बाग में ही दफनाया गया। लेकिन तकरीबन 9 वर्षों बाद हुमायूं ने उसकी ख्वाहिश पूरी की और उसे काबुल में ले जाकर दफनाया गया, जहां बाग बाबर में उसका मकबरा बना हुआ है। आज के हिंदुस्तान में बाबर की छवि जैसी भी हो, लेकिन बाबर अपने समय का एक बेहतरीन सेनानायक था। उस ज़माने के नामचीन सेनानायकों में बाबर की गिनती होती है। उसकी ज़िंदगी में अभियानों और संघर्षों के अलावा कोई दूसरा पहलू दिखाई नहीं देता है। महज 11 बरस की उम्र से ही जिम्मेदारियां संभालने के बाद से ही वह अपनी मौत तक लड़ता ही रहा। इस दौरान उसे जंगलों और पहाड़ों तक में शरण लेनी पड़ी, लेकिन फिर भी उसने अपनी मौत तक विरासत के रूप में अपने पीछे एक बड़ा साम्राज्य छोड़ गया। दोस्तों, अगर आप बाबर के शुरुआती जीवन काल के बारे में जानना चाहते हैं और ये भी जानना चाहते हैं कि वह हिंदुस्तान तक कैसे पहुंचा और पानीपत की जंग में उसने इब्राहिम लोदी को शिकस्त देकर कैसे हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी, तो आप इस वीडियो के पहले और दूसरे पार्ट को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।